नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जब हम किसान की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो तस्वीर उभर कर आती है वो एक निराश्रित और निरक्षर, एक बड़ा दीनहीन हालत वाला किसान नज़र में आता है जो कर्जों में डूबा हुआ होता है। इस किसान को हम खुश करने के लिए अन्नदाता कह देते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 17 राज्यों में किसान की मासिक आय मात्र 1300 रुपये है। हम शहरों में रहने वाले व्यक्ति सोच सकते हैं कि 1300 रुपये में कैसे गुजर बसर होता होगा, और उसके ऊपर इस किसान को कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती है तो कभी बाढ़ के कारण इसके खेत खलिहान नष्ट हो जाते हैं। अब मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का। उसके लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है, क्या अब तक किया जा चुका है, कैसा रोड मैप है, इसी सब की आज हम चर्चा करेंगे कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी से, जो बाड़मेर से पहली बार लोकसभा में पहुंचे हैं मानवेंद्र सिंह को 3.5 लाख वोटों से अधिक मार्जिन से हराकर। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। देश की सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के बीजेपी सांसद कैलाश चौधरी मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे सबसे युवा चेहरा है। युवा किसान चेहरा, आरएसएस से जुड़ाव और मानवेंद्र सिंह जैसे दिग्गज को 3.5 लाख के रिकॉर्ड अंतर से हराने वाले कैलाश चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह बतौर इनाम मिला है। युवा छात्र और किसान नेता से कृषि राज्य मंत्री बनने तक का इनका सफर संघर्षपूर्ण रहा है। पार्टी और जनता की नजर में ये पहली बार तब आए जब 2006 में कवास में आई बाढ़ का जायजा लेने पहुंची सोनिया गांधी से कैलाश चौधरी ने बाढ़ राहत में हो रही लापरवाही के लिए सवाल पूछा था और बदले में इन्हें पुलिस की लाठी खानी पड़ी थी। 2013 में बायतू से पहली बार विधायक चुने गए, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में इन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन 2019 में पार्टी ने जब लोकसभा का टिकट दिया तो इन्होंने शानदार जीत हासिल की। संसद के 67 साल के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब बाड़मेर के सांसद को मंत्री बनने का मौका मिला है। अपने संघर्ष के दिनों में कैलाश चौधरी ने आजीविका के लिए बस कंडक्टर के रूप में भी काम किया है। मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबर जब इन्हें मिली तो इनके पास ढंग के कपड़े नहीं थे। इन्होंने पीएमओ जाने से पहले दिल्ली में कपड़े खरीदे और तब पीएमओ चाय के लिए पहुंचे। प्लस माइनस के लिए कैलाश चौधरी से बात की साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। कैलाश जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। पहली बारी आप लोकसभा में पहुंचे और पहली बारी मोदी जी ने आपको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। आप देश की और शायद विश्व की सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले आप राज्य में एमएलए थे, अब आप राज्य से उठ करके राष्ट्रीय राजनीति में आगे, कैसा लगता है? ऐसा है कि काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा काम में विश्वास रखता हूँ और मैंने बचपन से संघ के स्वयंसेवक रहते हुए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया और उसके बाद में युवा मोर्चे में और संगठन में काम करते हुए और काम में ही विश्वास रखता हूँ। तो इसलिए जब भी कोई समस्या होती है, सरकार नहीं होती, तो उसके लिए हमें चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, समस्या उठाना मेरा हमेशा शौक़ रहा है और समस्याओं का समाधान करके मुझे एक सुकून मिलता है। इसलिए आज जहाँ पहले प्रदेश और विधानसभा तक काम करता था, तो आज पूरे देश के किसानों के लिए मुझे काम करने का अवसर मिला है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। और क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ और मैं खुद खेती करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किसान का क्या दर्द है। मैं किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के अंदर भी मैंने किसानों की समस्याओं को हमेशा सरकार के अंदर से बात करके समस्याओं का समाधान किया। तो आज मुझे ये सब पता है कि किसान की क्या समस्या है, किसान को किस तरह से हम लाभ दे सकते हैं। आपको किसान की समस्याओं का पता है और मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को डबल करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अभी जो नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार किसान की आय में 2.3% की गिरावट आई है। तो कैसे उस इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे हम? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करना है।
तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य पूरा करेंगे, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक तक ले जाना है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई इसकी भूमिका होगी तो वो कृषि की होगी। कृषि का अभी जीडीपी में 14% का योगदान है और गाँव में तो 49% रोजगार कृषि के कारण से पैदा होते हैं और शहरों में देखें तो 64% तक। तो ये जो इतना बड़ा फैक्टर है एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी पर, लेकिन अगर हम देखें तो किसानों की हालत जो है अभी, जो दुर्दशा उनकी है, जो निराश्रित से और दयनीय स्थिति में हैं, आत्महत्या को मजबूर होते हैं, कर्जों में डूबे रहते हैं, कैसे ये सब संभव होगा? ऐसा है, किसानों के लिए आज का जो फसल पैदा होती है उसके अंदर 30% ऐसी फसल है जिससे 70% की इनकम होती है और 70% किसान ऐसी फसल बोते हैं जिससे 30% की इनकम समझते हैं, मानते हैं उतनी होती है। तो इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है कि किसान को लाभकारी फसल बोए जिससे किसान को लाभ मिले। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बजट के अंदर भी घोषणा की है कि किसानों के लिए एक तो उसके अंदर किसान के लिए किसान की जो पेंशन योजना और किसानों के लिए 6,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि के तौर पर देने का तय किया है। उसके साथ ही किसान की इनकम बढ़े, किसान की इल्ड्स बढ़े, उसके लिए सरकार की ओर से जैसा कि किसान की लागत कैसे कम हो, किसान के लिए उसकी उन्नत किस्म का बीज मिले और किसान को मार्केट कैसे अवेलेबल हो। तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री बजट के अंदर एक तो जो योजना है जिसके अंदर अपन जीरो बजट फार्मिंग, उसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आपको लगता है जो किसान निराश्रित है, निरक्षर है, वो ये सब इतना सब कुछ कर पाएगा क्या? आज जो किसान की अगर इनकम बढ़ाने की आप बात करते हैं, अगर मान लो उसकी फसल ज़्यादा भी होती है तो उसका सारा मुनाफा कौन ले जाते हैं? बिचौलिए। ऐसा है कि ये बात सही है कि 60 साल जिन लोगों ने शासन किया उन्होंने किसान की परिभाषा ही बदल दी, क्योंकि किसान का मतलब गरीब। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको सिर्फ राजनीति करनी थी और जिसकी वजह से वो सिर्फ चुनाव के समय में उनको किसान याद आता था। बाकी किसानों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनी जिससे कि किसान आगे बढ़ सके। और किसान की अगर कोई बात करे तो ये था, परिभाषा ये कर दी कि किसी एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। कभी ये नहीं लिखा गया कि एक गांव में अमीर किसान रहता था। और इसी तरह अगर कोई न्यूज़ भी आती है कहीं अखबार, मीडिया, मैगजीन के अंदर, तो किसान को इस तरह से परिभाषित किया, उसका चेहरा चित्र दिखाया कि वो कपड़े फटे हुए ज़मीन के ऊपर बैठा है। फिल्मों में भी देखते हैं तो किसान को, और उसकी एक पंक्ति लिखी जाती है कि किसान भगवान भरोसे। इस पंक्ति को देखकर युवा ने ये सोचा कि अगर मैं भी किसान बना, कृषि अगर मैंने की तो मेरी भी इस तरह से दुर्दशा होगी। इसलिए उसने कृषि को छोड़कर और नौकरी की तलाश में गया। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किसानों के लिए योजनाएं बनाई है और जीरो बजट फार्मिंग, एफपीओ के द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से जो पढ़े लिखे किसान युवा हैं, जो वास्तव में अच्छी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और वो अभी इस कृषि की ओर आकर्षित हुए हैं, और जिसकी वजह से मैं ये मान सकता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जो एक समय उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था और नौकरी को लास्ट में लोग पसंद करते थे, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर युवा है वो खेती की ओर आकर्षित होगा और नौकरी को छोड़ना चाहेगा। मैंने कई ऐसे मेरे अभी युवाओं से मेरा मिलना हुआ है जिन्होंने आरएएस की नौकरी या आईएएस की नौकरी करते हुए उन्होंने नौकरी को छोड़ के और कृषि की ओर गए और उनका एफपीओ के माध्यम से उनके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और खेती ही देश को, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और इसके अंदर खेती से हम बहुत कुछ आने वाले समय में देश के लिए काम कर सकते हैं। आपने एक फसल बीमा योजना बनाई जिसके कारण से किसानों को ये लगा कि अगर अभी कभी हमारे ऊपर में आपत्ति आएगी तो हमें वहाँ से और पैसा मिल जाएगा। उसके कारण से बीमा कंपनियों ने किसान के अकाउंट से सीधे पैसे भी काटने शुरू किए और स्टेट से और सेंटर से भी बीमा कंपनियों को पैसा मिलने लगा। अब अंत में क्या हुआ कि जो बीमा कंपनियां थी वो तो करोड़पति बन गई, लेकिन किसान वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि जब उनको क्लेम लेना होता है बाढ़ के कारण, जब पूरी की पूरी फसल उनकी नष्ट हो जाती है, उनको क्लेम मिलता नहीं है। ऐसा है कि सरकार की तरफ से किसान के आपदा आए, इसके लिए जब उसके ऊपर कोई ऐसा वज्रपात हो जाए तो उस समय किसान को सहायता मिले, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने ये योजना प्रारंभ की थी,
जिसके अंदर किसानों को लिए क्लेम मिले, किसानों का बीमा हो। पहले कभी किसान का बीमा भी नहीं होता था। किसान अपने हाल के ऊपर रोता था, उसको अगर नुकसान हो जाता था तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को बहुत बहुत इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों के उस दर्द को समझा और जिसकी वजह से एक फसल बीमा नीति लागू की गई। और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई फसल बीमा नीति लागू की, जिसके अंदर बहुत अच्छे किसानों को लाभ मिले उसके लिए, और किसानों को लाभ हो उसके लिए उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रावधान किए गए। 10 साल दुर्भाग्य से जो सरकार बीच में रही थी, उन्होंने अगर काम किया होता उस पर, तो मैं सोचता हूँ कि उनको किसानों को और उस बीच में ज़्यादा लाभ मिलता। लेकिन सरकार की ओर से हमेशा किसानों के लाभ के लिए योजना बनती है, और आपदा आती है तो उसका अलग से कि सरकार की ओर से हमेशा SDRF और NDRF योजना के तहत किसानों को हम लाभ देते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कंपनी को लाभ देने की बात की है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कंपनियों को किसान को किस तरह से लाभ मिले, इसको लेकर हमने निश्चित रूप से हमारी मॉनिटरिंग होती है, और हमारी बाकायदा पूरे मंत्रालय के द्वारा हमेशा ये चिंता की जाती है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और मैं ये श्योर करता हूँ कि कभी भी आने वाले समय में किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि किसान हमारी सबसे मजबूत इस देश की धुरी है। कैलाश जी, 2005 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कृषि को लेकर के कि देश में क्या कुछ होना चाहिए। उसको कहाँ तक लागू किया? क्योंकि अक्सर होता ही है कि बड़ी बड़ी कमेटियाँ बन जाती हैं और वो फाइंडिंग्स अपनी दे करके और किताबें बना करके दे देते हैं और वो धूल चाटती रहती हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो उन्होंने लागू की थी, उसके अंदर मुख्य रूप से किसानों के लिए, किसानों को उसका MSP के माध्यम से उनको पैसा मिले, और उस सोइल टेस्ट हो, या उनको किस समय क्या करना चाहिए, वो सारे उसके अंदर विषय थे। तो उसके ऊपर हमारी सरकार जैसे आई तो उन्होंने पूरे उसकी मॉनिटरिंग करते हुए उन योजनाओं को लागू किया। और आज मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर जो उन्होंने कहा था, उसको हमने लगभग 100% लागू कर दिया है। और अभी जैसा कि उन्होंने स्वामी ऋण की भी बात आई, तो उसके अंदर स्वामीनाथन जी ने तो स्वयं ने कहा है कि ऋण माफ़ी किसान का अंतिम हल नहीं है। तो इस ऋण माफ़ी के विषय को छोड़ के मैं कहता हूँ कि सारे जो हमने स्वामीनाथन जी ने कहा है उनको लगभग हमने पूरा मान लिया है, और उस रिपोर्ट को जो है उसको पूर्ण रूप से वो जो उसके अंदर है वो सब लागू कर दिए। हम खेती की बात करते हैं, लेकिन आज हमारे रूरल अर्बन एरियाज़ धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। कृषि की जो जगह है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगती जा रही हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती जा रही हैं, सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं। तो ये, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब किसान की ज़मीन पर ये सब होता है तो किसान को उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता। ऐसा है कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ज़मीन का इतना प्रतिशत कोई फ़र्क नहीं आया पिछले 5 साल के अंदर। मात्र 1% खेती कम या ज़्यादा होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वो और समस्या है कि किसान को मुआवजा नहीं उसके मिलता। अंदर देखो ये भी ज़रूरी है कि हमें जिस तरह से ज़मीन की विकास के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, लेकिन जो हमारे ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पर खेती नहीं होती है, बंजर ज़मीन है, उसको भी हम ले रहे हैं। लेकिन जो मुआवजे की आपने बात की है, राज्य सरकार की ओर से जो भी राज्य सरकार है वो जितना पैसा वहाँ से रिकमेंड करके भेजते हैं उस नॉर्म्स के अनुसार, उतना केंद्र सरकार की योजना होती है तो केंद्र सरकार उतना पैसा देती है, नहीं तो राज्य सरकारों को उतना पैसा किसान को देना होता है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि विकास के लिए ज़मीन की भी आवश्यकता है, और किसानों के लिए फसल की भी उत्पादन बढ़े उसकी भी चिंता है। तो हमारा मंत्रालय और हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, कहीं पर भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। NCRB ने एक रिपोर्ट दी कि 1993 से लेकर 2008 के बीच में दिल्ली और चंडीगढ़ के किसानों को 58,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिए गए। अब दिल्ली और चंडीगढ़ में किसान नहीं है, वो ज़्यादातर बाहर से खेती कराते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे मैकेनिज्म में कमी है? ऐसा है कि सब्सिडी किसान को ही मिलती है। पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो जो मिलती थी बीच में जो या तो कर्मचारियों तक पहुंचती थी या अधिकारियों तक रहती थी, जहां कहते थे कि जो पैसा भेजना होता है वो 100 रुपये भेजते हैं, तो कई प्रधानमंत्रियों ने ये भी कहा कि 15 रुपये ही पहुँचते हैं।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो जो व्यवस्था की है उसके अंदर जो अगर 100 रुपये जाते हैं तो 100 रुपये सीधे खाते में जाते हैं। इसलिए किसानों को, किसान होगा उसी को ही लाभ मिलेगा। और ये योजना पूरे देश के लिए है और जिसके अंदर जिस उत्पादन के अंदर या कहाँ किसान को सब्सिडी देनी है तो वो सब्सिडी जो मिलती है वो सीधी किसान को मिलती है। और ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ है कि किसान को सीधा लाभ मिल रहा है। ये पहली बार हुआ और इसकी वजह से किसान आज अपने आप को खुश समझता है और एक अनुभव करता है कि वास्तव में सरकार हमारे साथ खड़ी है। कैलाश जी, आज किसान की एक सबसे बड़ी समस्या है कर्जे की। वो कर्जों के बोझ में इतना दबा हुआ है कि उसको आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब चुनाव में घोषणाएं करती हैं कि हम अगर पावर में आ गए तो हम कर्जे माफ़ कर देंगे, लेकिन होते नहीं हैं। ये सही है कि किसान के नाम पर राजनीति होती है। तो सबसे बड़ा वोट बैंक है आप लोगों का। हाँ, किसान के नाम पर राजनीति होती है और किसान को ऋण माफ़ की भी बात की जाती है। जैसा अभी चुनाव हुए बीच में राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, पंजाब के चुनाव है, उस समय ये घोषणाएं वहाँ के जो सरकारें थी उन्होंने, जो अभी सरकारें वर्तमान में, उन्होंने चुनाव में घोषणा की थी कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। आज किसान उसकी वजह से सड़कों पे है। तो ऐसे अगर फैसले का ऐसे उसकी वजह से किसानों को चुनाव के समय में जब झांसा देकर उनको चुनाव के अंदर लाभ मिल जाता है, ये गलत है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसान को इतना मजबूत करना है। हम तो ये चाहते हैं कि किसान अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, उन्नत किस्म का उसको बीज मिले जिससे उसका उत्पादन बढ़े और अपने प्रोसेस को डायरेक्ट मार्केट में बेचे और इतना मजबूत हो कि किसान को भविष्य के अंदर ऋण लेने की आवश्यकता ही नहीं हो। 2008 से 13 के बीच में जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने टोटल मिलाकर 85,000 करोड़ रुपए 5 साल में दिए थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस साल का जो बजट है, इस बजट के अंदर कृषि विभाग के अंदर जो 1 साल के अंदर 1,31,000 करोड़ रुपए दिए, जहां आप देख लें कि 5 साल में 75,000 करोड़, वहीं 1 साल में 1,31,000 करोड़। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और आने वाले समय में किसान को मजबूत करना चाहती है और किसान देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बड़ा योगदान हो, ये हमारी सरकार चाहती है। आप केंद्र में रहते हुए ये सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन आपको जब दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है जहाँ पर ख़ास तौर से गैर एनडीए सरकारें हैं, वहाँ पर कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती होंगी। जैसे आपने एक योजना बनाई ई-नैम की, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, और ये कहा कि धीरे धीरे करके हम एपीएमसी को ख़त्म कर दें और इसको लागू करें, लेकिन कुछ राज्यों ने उसे लागू करने से मना कर दिया। बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज चाहे ई-नाम की बात कर रहे हो आप, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देना। ये 4 महीने के अंदर देते हैं, 2,000 की किस्त के अंदर देते हैं। तो इस योजना के अंदर जहाँ किसान को सीधा लाभ मिल रहा है, ई-नाम के अंदर उनको सीधा लाभ किसान को मिलता है, और उस योजना को अगर कोई स्टेट राजनीति की वजह से कि ये केंद्र की सरकार की योजना है और इसकी वजह से वो लागू नहीं करते और जिसकी वजह से उस प्रदेश के किसानों को लाभ नहीं मिलता, तो मैं सोचता हूँ कि ये किसानों के साथ में वो सरकार अन्याय कर रही है। कैलाश जी, आप बाड़मेर जैसलमेर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी है। बहुत सारी समस्याएं होंगी और पाकिस्तान के साथ लगता हुआ एरिया भी है। क्या कुछ योजनाएं बनाई है आपने? ऐसा है कि बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र वैसे बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो हमारे पहले जनप्रतिनिधि जो रहे, अधिकतर वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, तो उन्होंने उस क्षेत्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और या तो वो बाहर से आकर वहाँ से जीत के गए या वहीं के थे, तो उन्होंने सिर्फ जीतने के बाद में या तो दिल्ली में आके बैठ गए या एयर कंडीशन के अंदर बैठ गए। उन्होंने उस क्षेत्र की चिंता इतनी नहीं की, जिसकी वजह से वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहा। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले जो पिछले 5 साल के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल
रहा पिछला 5 साल में, उसमें इतने काम हुए कि आज रिफाइनरी जो हमारे वहाँ की एक मेन जिसकी हमें आवश्यकता थी कि जहाँ इतना तेल का उत्पादन हो, रिफाइनरी लगनी चाहिए, तो आज वहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर रिफाइनरी स्थापित हो रही है और जो लगभग 56,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी बन रही है और तेल भी हमारे वहाँ पर निकला है। तो निश्चित रूप से इस बाड़मेर जैसलमेर के अंदर आने वाले समय के अंदर इन 5 साल जो पिछले जो कार्यकाल था, इसके अंदर तो प्रधानमंत्री जी ने जो गड्ढे इनके लोगों के जो खोदे हुए थे वो उनको भरने का काम किया था। लेकिन अब हमारे विकास होगा और जैसा कि हमारे वहाँ पर कुछ रेल लाइन की भी है तो उसको भी हम करवाएंगे, एयरपोर्ट भी हमारे वहाँ पर बने तो उसको भी करवाएंगे और किसानों के लिए हम किस तरह से इनकम बढ़े उसके ऊपर भी हम प्रयास करेंगे। हमारा बाड़मेर और जैसलमेर एक मॉडल लोकसभा क्षेत्र बनेगा। जो पिछड़ा हुआ है उसको हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय के अंदर एक मॉडल लोकसभा क्षेत्र बने और लोग उसको देखने के लिए आए कि वास्तव में विकास अगर कहीं देखना हो तो बाड़मेर जैसलमेर का, ऐसा मेरी मंशा है और इसको पूरा 3.5 लाख वोट से ज़्यादा के मार्जिन से आप जीते हैं तो लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कुछ आप बहुत अच्छा वहाँ पर करेंगे। ये तो जनता का प्यार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बाड़मेर जैसलमेर की जनता को कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया और मैं उनके भरोसे के ऊपर खरा उतरूँगा और उनकी उम्मीदों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपने जो 2022 तक दुगनी आय करने का लक्ष्य रखा है, उस दिशा में अभी तक क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है? ऐसा है कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो डबल इनकम करनी है 2022 तक, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और हमारे जो ICR विभाग है इसके द्वारा उन्नत किस्म के बीज भी किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं और साथ ही हमारे जो किसानों के उपकरण भी, आधुनिक उपकरण पहुंचाने के लिए हमारा पोर्टल भी तैयार किया गया है और जिसके अंदर हम किसान जो है वो सीधा वहाँ पर पोर्टल के माध्यम से वहाँ से जो हमारे सेंटर है वहाँ से अपने उपकरण भी आधुनिक तकनीकी वो खरीद सकते हैं या वहाँ पर किराए पर ले सकते हैं। तो जिससे कि वहाँ पर वो किसान को एक तो उसका सीधा लाभ मिलेगा और साथ ही किसानों के लिए मार्केट की भी व्यवस्था के इनाम के ये एक पोर्टल बनाया हमने जिसके अंदर किसान अपने उत्पादन को कहाँ पर बेचे, अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लगाए, जिससे कि किसान जो चीज़ आज अगर कोई अपने उत्पादन को तैयार करके और वो जो मंडी के अंदर बेचता है तो उस समय उसको रेट नहीं मिलती। क्योंकि जब वो आगे उदाहरण के तौर पे मान लो कि अनार की बात कर दूं मैं या कोई दूसरा प्रोसेसिंग ऐसी आलू की बात करें तो वो क्या है, जब किसान उत्पादन करता है और करने के बाद जब मंडी के अंदर बेचने जाता है तो उसको उस समय एक साथ फसल आ जाती है जिसकी वजह से उसको रेट नहीं मिलती। लेकिन वही चीज़ बाद में जब होती है तो उसकी रेट बढ़ जाती है जब वो खरीदने जाता है। तो इसलिए किसानों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसको कहाँ पर वो अपना अनाज बेचे और कहाँ पर उसको अच्छी रेट मिल सकती है। तो इसके माध्यम से और जब वो ग्रुप बनाकर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जब FPO बनेंगे तो सभी किसान सामूहिक संगठित हो जाएंगे, तब उनकी खुद की जो फसल है उसकी कीमत वो स्वयं तय करेंगे। आज ये स्थिति है कि अगर कोई जैसे अगर कोई माचिस बनाने वाली फैक्ट्री है या साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है, वो अपनी एक कीमत निर्धारित करती है और उसके ऊपर एक लिखते हैं कि इतना इसकी कॉस्ट लगी, इतनी मजदूरी लगी और उसके बाद इतना समय लगा। वो सारा जोड़ने के बाद में 10-20-50% नफ़ा जोड़ने के बाद में बेचते हैं। लेकिन अन्नदाता, धरतीपुत्र किसान रात दिन मेहनत करता है, तपस्या करता है, 5-6 महीने पूरी काम करने के बाद जब वो मंडी में जाता है तो उसको रेट नहीं मिलती। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि किसान उसको रेट मिले और आने वाले समय के अंदर जब ये FPO बनाकर किसान अपने उत्पादन को मार्केट के अंदर बेचेगा या एक्सपोर्ट करेगा, उस समय उसकी कीमत वो स्वयं तय करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर किसान अपने उत्पादन का स्वयं मूल्य अगर रेट तय कर देगा, उस दिन किसानों की आमदनी बढ़ेगी और इस और हमारी सरकार काम कर रही है और जिसकी वजह से ये 10,000 हमारे जो FPO की घोषणा हुई है और वो काम हम प्रोसेस के साथ में बहुत गति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं और किसानों के लिए जैविक खेती का भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि जैविक खेती करेगा तो उससे लागत भी कम होगी। हमारी जो उस जैविक खेती के अंदर गाय का बहुत बड़ा महत्व है। आज अगर पशुओं के अंदर देखें तो गाय हमारी माता है।
उस माँ को भी एक संरक्षण मिलेगा। लोग गौ माता को रखेंगे तो उससे खेती भी बढ़ेगी और गाय भी बचेगी। तो इस सारे विषय पर हमारी सरकार काम कर रही है और किसान की आमदनी हम बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से 2022 तक जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। किसान की आमदनी बढ़ाने का पूरा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इसीलिए किसानों की इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन मंत्रालय एक अलग से बना दिया, ताकि जो किसान पशु को संभालते हैं, देखते हैं, उनको पालते हैं, तो उनकी उस तरह की समस्याओं को भी हम हल कर बहुत सकें। अच्छा किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखते हुए किसानों की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे आम आदमी की चिंता हो, एक अंतिम व्यक्ति बैठा है उसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो आज एक कृषि विभाग से पशुपालन विभाग को अलग करना कितना बड़ा काम है कि आज पशुओं के लिए एक अलग विभाग बन गया, जिसकी वजह से आज मंत्री हमारे वो पूरी तरह से उनके ऊपर काम कर सकते हैं कि पशुओं को किस तरह से हम बचा सकते हैं, पशुओं को किस तरह से उनका संरक्षण कर सकते हैं, किस तरह से उनके दूध के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उनके इस तरह से कि पशुपालन विभाग अलग हो गया तो उसकी वजह से भी किसानों की इनकम बढ़ेगी निश्चित रूप से। मैं कैलाश जी, कार्यक्रम के अंत में एक बात हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता कि शहरी लोगों की सेंसिटिविटी और कंपैशनेट उतना नहीं है किसानों के लिए जितना होना चाहिए? जैसे अभी हम हाल में एक उदाहरण देखें, 182 किलोमीटर की यात्रा करके नासिक से करीब 40,000 आदिवासी किसान बॉम्बे गए थे मार्च करने के लिए, और 38 डिग्री 40 डिग्री में वो पैदल नंगे पांव उन्होंने मार्च किया अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपनी मांगें मनवाने के लिए। लेकिन जब वो बॉम्बे पहुंचे तो उन्होंने 12 किलोमीटर पहले रात के टाइम में मार्च किया कि भी कल बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम है। तो उन्होंने कोई स्लोगन नहीं किए, कोई शाउटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, और ट्रैफिक जाम ना हो जाए इसके लिए उन्होंने रात को मार्च किया, और उसको लेकर के मुंबई के लोगों ने उनका धन्यवाद भी किया। उस तरह की कंपैशनेट आज हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं कमी है। ऐसा है कि किसान हमेशा ईमानदार रहा है और किसान बात करता है वो मन से बात करता है, दिल से बात करता है। और किसान इस देश के लिए हमेशा यही उसके मन में रहता है कि मेरा मैं अपने परिवार को मजबूत करूं, उससे पहले वो देश को मजबूत करना चाहता है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता। आज किसानों ने, जैसा आपने बताया, कि इतना अच्छा निर्णय लिया, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से किसान इस देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जो इन्होंने भेजा है, निश्चित रूप से ये देश पूरा फॉलो करेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य है, पूरे देश पूरा चाहता है, तो उस और हमारा देश आगे बढ़ चला है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। आप स्वयं किसान परिवार से आते हैं तो इस किसान के दर्द को, उसकी दुर्दशा को आप बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, और आपके नेतृत्व में जो मंत्रालय काम कर रहा है निश्चित रूप से किसानों की समस्याएं हल भी होंगी और कहीं बेहतर उनका भविष्य बन सकेगा। बिल्कुल, किसानों की और प्रधानमंत्री जी के विश्वास के ऊपर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। प्लस माइनस कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।